अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है। सियासी मामलात हों, मुआशी मामलात हों, माशरती मामलात हों या नफ्सियाती मामलात, तमाम ही प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते जो प्रोग्राम्स हमारे रहे, कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तालीमी मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल जी, तालीम के हवाले से बात करनी ज़रूरी है क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के जो चंद एक देरीना मसाइल हैं एक आम आदमी के, उसमें सर फ़हरिस्त तालीम का मसला भी शामिल है। और समझने की बात यह है कि इस कोरोना वायरस की वजह से जहाँ बहुत सारे जानी नुकसानात हुए हैं, माली नुकसानात हुए हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान जैसे मुल्क और तीसरी दुनिया के मालिक के लिए, वो शऊर और आगही की कमी है। और इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तालीमी साल जो है वो मुतासर हुआ। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, किसी के पास भी कोई ऐसा मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से तालीम के साल को जो है वो जारी रखा जाए और जंगी बुनियादों पर इसके ऊपर काम किया जाए। बहरहाल जी, फ़ैसले किए गए, फ़ैसले सबके सामने हैं जिसके ऊपर ख़ासी तनकीद का निशाना हुकूमतों को बनाया गया। और फ़ैसले महज इस हवाले से थे कि स्कूलों को कब बंद करना है और कब खोलना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सका। स्कूल मालकान, प्राइवेट स्कूल मालकान, सरकारी स्कूल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब ही इसका शिकार हुए। ख़ास तौर पे वालिदैन बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, मौशी मामलात से जूझ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश रहे। हमारे पास बहुत सारे पैगामात इस हवाले से मौसूल होते रहे और हमने ये कोशिश की कि इन तमाम मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। आज भी बात होगी कुछ सियासी नौइयत के मामलात और ख़ास तौर पर जो बल्दियाती मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। बात करने का मकसद ये है कि इन मसाइल को उजागर किया जाए और एक आम आदमी का जो मसला है वो ये क़तई नहीं है कि पार्लिमान में बैठी हुई हुकूमत को क्या मसाइल दरपेश हैं, वो अपनी आइनी मुद्दत को बढ़ा ले या कम कर ले, उनके इख्तियारात में किस हद तक कमी हो, ज़्यादती हो, कानून साजी का अमल किस तरह मुकम्मल हो, कोरम पूरा है या नहीं है। उसकी दिलचस्पी इससे है कि उसके जो बुनियादी मसाइल हैं और जो सतही मसाइल जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हल किया जाए। इन मामलात पर आज यकीनन प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उनसे आज फिर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान ज़फ़र खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा करते हैं, लिखते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं। आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदऊ किया है, यहाँ पर मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश ज़फ़र खान साहब। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, नौजवान सियासतदान हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मसाइल को समझते हैं और ख़ास तौर पे जब भी बल्दियाती मसाइल के हवाले से उनसे बात होती है तो बड़ी अहम तजावीज़ सामने आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सफ़ान मलिक की। पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सफ़ान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ज़फ़र साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, और जैसे बड़ी लंबी तमहीद अभी बांधी है, मसाइल बहुत सारे हैं, कम व बेश तीसरा साल भी मुकम्मल हो चुका है, वफाकी हुकूमत का भी, सूबाई हुकूमतों का भी कारकर्दगी आपके सामने है। क्या ये बात दुरुस्त है कि एक आम आदमी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आइन में आप क्या तरमीम करते हैं, क्या नहीं करते, जो उसके मुफाद में ना हो, जो आइन में एक आम आदमी के मफादात को जो चीज़ तहफ़्फ़ुज़ देती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। आगे चल के मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूँगा, ख़ास तौर पे जो मेयर के इख्तियारात के हवाले से आजकल पाक सरज़मीन पार्टी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है और जो करना भी चाहिए इस वक्त की ज़रूरत है। इससे हट के जो मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू हो कि ये मामलात कैसे हल होंगे और ख़ास तौर पर इस वक्त ये जो बहस एक चल निकली है कि किसके क्या इख्तियारात होते हैं, अगर उसको नहीं मालूम होंगे तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे, ये फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। असल सूरत हाल ये है कि देखें, इख्तियारात की जंग तो बड़े ज़ोरों पर है जी, और जो भी पार्टियां हैं बरसर इख्तिदार और उनके नुमाइंदे हैं, वो उनकी पूरी तगदो और कोशिश और जो जंग है वो इख्तियारात को हासिल करने की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसाइल को हल करने के हवाले से, जी, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, शहर की बेहतरी के हवाले से
माजरत के साथ वो जो है एफर्ट्स नज़र नहीं आती। ठीक है, अभी भी आप देखें ना कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए भी जो है वो एक पूरा एक सिलसिला जो है वो जारी है। अखबारात की जीनत बन रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना भी दिया गया है। शख्सी तौर पे वो आदमी भी अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से बनाया गया, इसलिए बहुत सारी दूसरी पार्टियों ने एतराज़ भी किया है कि वो उन्हीं की पॉलिसी को लेकर चलेंगे। अच्छा, एक तो ये जो कोरोना की जो सूरत हाल हुई है, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इत्तफाक से मेरा जो है वो पूरे मुल्क में जाना हुआ जी, तो कराची को छोड़ के पूरा मुल्क जो है वो प्री प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी तक सब खुला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ जाकर पता ही नहीं चलता कि कोई लॉकडाउन कोई चीज़ है, कोई कोरोना कोई मसला है। अच्छा, कराची जो है ये तो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो यानी पूरे मुल्क को एक इनकम और एक आमदनी जो है वो यहाँ से हो रही है जी, दानिस्ता या नादानिस्ता। बिल्कुल, शऊरी तौर पे या गैर शऊरी तौर पे जो लोग भी कराची के अंदर, यानी अभी भी जो सूरत हाल है, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन लगाया क्यों गया था जी, और ख़त्म क्यों कर दिया गया। मकासद क्या हासिल हुए? क्या फिगर्स जो है उनमें कोई तब्दीली आ गई है जी, क्या कोई कमी आ गई है? हालात तो जूं के तू हैं, लेकिन वो लॉकडाउन जो है वो लगा भी दिया गया और वो लॉकडाउन जो है वो उठा भी दिया गया। तो ये यानी इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए जी, इसके ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के हवाले से कराची को बंद करके, कराची के कारोबार को, बिजनेस को, फैक्ट्री इंडस्ट्री को बंद करके किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, किसको नुकसान दिया जा रहा है, इसके ऊपर यानी ये सीरियस इस मामले को लेना चाहिए। मैटर है। मैं तो बिल्कुल इसको बड़े आपके चैनल के तवस्सुस से ये बात जो है वो रखना चाहता हूँ कि अगर मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क से दोस्ती है, तो इस मामले को देखा जाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे आप तालीम की बात कर रहे थे, आप ये देखें कि एक तो वैसे ही तालीम तबाह है, तबाह बिल्कुल। दूसरी अभी भी अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। हाँ, वो मुहर्रम तक के लिए, 10 मुहर्रम तक के लिए जो है ना वो एक्सटेंड कर दिए गए जी। यानी ऐसा लगता है कि जैसे ये कोरोना तो आया ही इसलिए है कि कराची की और मुल्क की, ये कराची दुश्मनी नहीं है, मुल्क दुश्मनी है जी। ऐसा ही है, जो है ना, यानी पूरे मुल्क का एक तो माशी लिहाज से आप इक़्तिसादी लिहाज से नुकसान कर रहे हैं, उसकी इनकम जो है ना उसको महदूद कर रहे हैं, और उसको जो है वो आप वो ड्यूटी और टैक्स वो सब कम वसूल होगा, उसके नतीजे में क्या होगा? ऐसा ही है। पहले ही हमारा मुल्क जो है कर्जों में जकड़ा हुआ है, सूद की मद में हम जो है वो IMF से कर्जा लेते हैं, फिर वो सूद की किस्त अदा करते हैं, हमारा तो यह हाल है। और दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं कि कभी यहाँ की CNG और यहाँ की गैस बंद कर देते हैं, 15-15 दिन के लिए फैक्ट्रियों की गैस बंद रखते हैं, बिजली की लोड शेडिंग कर देते हैं। यहाँ रोज़ाना आए दिन जो है वो हम जो है वो बिल जो है उसका यूनिट जो है उसको महंगा कर रहे होते हैं जी, और गैस महंगी कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो अब उससे निजात मिली तो लॉकडाउन लगा के बैठ गए, ठीक है, और बिल्कुल जो है वो बंद करके बैठ गए सारा जो है ना। और ऐसा पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी सूरत हाल के जो सामना है वो पूरे मुल्क में कहीं पे नहीं है किसी को भी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के फ़ैसले किए गए, अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए। मैं डॉक्टर सफ़ान मलिक से इस बारे में बात करूँगा क्योंकि पेशे के हवाले से आप खुद एक डॉक्टर भी हैं। इससे पहले भी जब आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमने तफसीलन गुफ्तगू की कि कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको किस तरह इख्तियार करने की ज़रूरत है। सफ़ान, सबसे पहले कोरोना वायरस की अगर बात हो रही है, क्या समझते हैं कि जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा था कि 20% से ज़्यादा जब केसेस हो जाएंगे तो लॉकडाउन नागुज़ीर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़ईतन ऐसा है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की नीयत से ये लॉकडाउन का रास्ता इख्तियार किया गया, या इसके पीछे मकासद कुछ और थे? क्योंकि एकदम से लॉकडाउन का फ़ैसला और उसके बाद ये ख़त्म कर देना, क्या नताइज हासिल हुए? अब इसके ऊपर तो हर कोई सवाल कर रहा है, फरमाइए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले तो भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइट करे, एंड आई अप्रिशिएट दिस कि जो सेन वॉइसेस जब इस शहर में बात करेंगी और सेंसिबल गुफ्तगू होगी, रैशनल गुफ्तगू होगी, तो वही गुफ्तगू फिर ऐवानों तक जाएगी और उसी से हमें नताइज मौसूल होंगे। तो ये पॉजिटिव बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह टुडे, आज की दिन भी इस शहर में रैशनल वॉइसेस हमारे साथ मौजूद हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो इस पर हम बात करते हैं कि कोरोना का जो आपने जिक्र किया, तो सिंध हुकूमत के इकदाम से हमें ऐसा लगता है कोरोना शायद कुछ दिन देख कर आता है या किस वक्त देख कर आता है। ऐसा ही शायद कोरोना टाइम ओरिएंटेड वायरस है कोई, ऐसा ही, क्योंकि जो इनकी पॉलिसीज हैं उसका रिजल्ट तो बज़ाहिर हमें ये दिखता है कि जब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप मार्केट खोलते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा रश लग जाता है और लोग पूल हो जाते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना को फैलने के खदशात बढ़ जाते हैं जी। आपके सामने था कितनी ज्यादा बेज़ाब्तगियां हुई वैक्सीनेशन के मामले में, किस तरह लोग बेचारे मजबूरी में एक बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था लाइनों में वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को एक टफ टाइम का सामना करना पड़ा। तो कराची के साथ देखें, ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये एक बहुत ही मुतासिबाना गवर्नमेंट है, ये कराची के साथ कुछ खास सुलूक, एक डिफरेंट सुलूक कर रही है। अच्छा, एक ही मुल्क के अंदर एक शहर है कराची जो बिजनेस हब है, जैसे भाई ने अभी जिक्र किया, जो मुआशी रग है, वहां पर आप ताजिरों के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि वहां पर आप उनको गैस नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप उनको बिजली महंगी दे रहे हैं, आप वहां पर उनको पानी, इतना उनको अरबों रुपए का पानी खरीद के काम करना पड़ रहा है। और इसी मुल्क के एक और सूबे में जब वो पंजाब में जा रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सस्ती बिजली भी मिल रही है, उनको सस्ती गैस भी मिल रही है और उनको पानी की अवेलेबिलिटी की भी यकीन दहानी प्रॉपर हो रही है। तो देखें, जो अमीर आदमी है, जो उस फैक्ट्री का, उस मिल का ओनर, उसका तो नुकसान नहीं है ना, नुकसान इवेंचुअली कराची का है और कराची के बाद पूरे पाकिस्तान का है। वो यहाँ से इंडस्ट्री उठती है, वो पंजाब जाती है, वो यहाँ से उठती है, वो इंडिया जाती है, वो बांग्लादेश जाती है, वो मलेशिया जाती है, वो कहीं और जाती है, लेकिन कराची में उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये बिल्कुल इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत कोई मंसूबा लगता है। अच्छा। और यस्टरडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा भाई ने की, उसमें उन्होंने हाईलाइट की, देखिए हम जब 2016 में मुस्तफा भाई शहर में आए तो हमने उस वक्त के रॉ के तसल्लुत को तोड़ा है, रॉ के नेक्सस को हमने खत्म किया। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा भाई को इतनी हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत दी थी कि उस वक्त के फिरौन भी सारे मौजूद थे, लोग बैठे हुए थे, चलते हुए सिस्टम्स थे, उस वक्त आके आवाज़ हक मुस्तफा भाई ने बुलंद की। तो ये आज हमने ये काम इसलिए नहीं करा कि हम ये सूबा एक तसल्लुत से निकाल के दूसरे तसल्लुत में फंसा दें। आज ये सूबा आसिफ जरदारी साहब की जाती जागीर बनकर रह गया। जिस तरह वो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, अपनी मर्जी के लोग लगाते हैं, पैसों की उनसे वसूलियां करते हैं, SDM SHO से लेकर पूरा सिस्टम इनका करप्ट है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। फिर इन्होंने एक बात की मुर्तजा वहाब के ऊपर, एक हमने डिस्कस किया। मैं उसी तरफ इट्स नॉट अबाउट मुर्तजा वहाब, वी हैव नो इश्यूज विद मुर्तजा वहाब और एनी अदर सिंगल पर्सन। प्रॉब्लम ये है हमारी, हम ये कह रहे हैं कि आप आइन और कानून को फॉलो करें। इफ यू वांट कि आप मुर्तजा वहाब को लगाना चाहें, आप इलेक्शंस कराएं, यहाँ पर इलेक्शन वो जीतें और उसके बाद वो आ जाएं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। जब आर्टिकल 140A की आप बात करते हैं तो वो आर्टिकल हमें पाबंद करता है कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है विद इन 90 डेज वो इलेक्शन करवाए। उस इलेक्शन को करवाने के बाद जो भी आपकी लोकल बॉडी, जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, वो आए और इलेक्टेड लोग हो, इलेक्टेड मेयर हो, इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी के लिए भी। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इनकी ये मंतक मान भी ली जाए तो फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब वजीर आला का टेन्योर खत्म हो तो फिर हम वजीर आला की जगह भी नॉन इलेक्टेड वजीर आला ले आए, एक नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर ले आए और फिर इसी पॉलिसी को वफाक में भी अप्लाई करें। जब वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो जाए तो हम नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर से कहें कि वजीर आजम की पोस्ट आप चलाएं। जब हम ये बात करेंगे तो इनकी आइन खतरे में पड़ जाएगा, कानून खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इनके दीन ईमान का मसला हो जाएगा। लेकिन जब थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट की बात आएगी तो उस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा के चलाएंगे। तो इस तरह मुल्क चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। ये रैशनल, एक सेंसिबल बात है, मेरी नहीं समझ में आती कि जो बाइसे इख्तियार जो लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, क्या उनको ये चीजें नहीं दिखती कि ये कितनी ज्यादा क्राइसिस की तरफ ये जा रहा है। और देखें इसका मैं आपको एक नुकसान बताऊं यासर भाई, एक लावा पकड़ा है। ऐसा ही देखें, जब एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में लोग जाते जाएंगे, महरूमी में जाते जाएंगे, तो हमें खदशा है कि लोग कहीं खाकम बदन कोई गलत फैसले ना करें। मैं जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग माय हार्ट आउट कि लोगों को, उनको प्रॉपर कराची वालों को स्पेस देने की जरूरत है, उनको प्रॉपर हर एतबार से उनको स्पेस देने की जरूरत है ताकि वो अपने डिसीजंस फ्रीली कर सकें। इस तरह के लोग ऊपर लाकर बिठाने से अपने हर एक सियासी कारकुन को पीपल्स पार्टी नवाज रही है। नॉन इलेक्टेड लोगों को लाकर सर पर बिठा रही है, एक लिस्ट बना दी है स्पेशल असिस्टेंट्स की, एक लिस्ट बना दी है एडवाइजर्स की और सबको महकमे बांट दिए। तो इस तरह बात आगे चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। कराची वालों के साथ हक तलफी इस तरह हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सफ़ान मलिक का कहना ये है कि ये मामलात अगर जमहूरी अंदाज में ना चलाए गए तो इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा संगीन बरामद हो सकते हैं
और अब ये जितने भी साहिब इख्तियार लोग हैं उनको ये बात सोचनी होगी कि कैसे उन्हें मामलात को आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि अगर एहसास महरूमी बढ़ेगा किसी भी तबके में तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसके नुकसानात होंगे। इस हवाले से भी आगे हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि जो मामलात है इसमें तब्दीली आएगी कैसे, ये कानून साजी का मरहला मुकम्मल होगा कैसे और कौन करेगा, सवाल तो ये है। इसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, सियासी मसाइल के हवाले से, और सबसे बड़ा और अहम मसला ये है कि जो तीसरे दर्जे की हुकूमत है, जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है, उसकी बहाली एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कैसे उसका इंतखाब हो, फिर उसके पास क्या इख्तियारात हों, और अगर उसके पास इख्तियारात हों तो फिर वो किस तरह उन तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करे, कैसे फ़ैसलों को एग्जीक्यूट करे और फिर कैसे काम ले सके। तो ये एक बड़ा मसला है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। ज़फ़र खान साहब से ब्रेक पे जाने से पहले इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। ज़फ़र भाई फरमाइए, डॉक्टर सफ़ान मलिक ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों को हल नहीं किया जाएगा, और ख़ास तौर पे ये जो एडॉकिज़म का चक्कर है, एडॉक बेसिस के ऊपर जो चीज़ें चलाई जाती हैं, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, या अभी जो DCs और ये जो MCs जिन्होंने मामलात को संभाला वो आपके सामने है। मेरे ख़्याल में ये तो अब किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस नौइयत की करप्शन हुई है, ख़ास तौर पे इस कोरोना वायरस के अंदर दुकानों को बंद करवाया गया और जो कुछ हुआ, यकीनन सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिए कि मामलात कैसे हल होंगे, इख्तियारात को अगर मुंतकिल नहीं किया जाएगा फिर कैसे मामलात को सुधारा जाए, ये फरमाइए। देखें यासर भाई, जैसे अभी बात आ रही थी ना जी, ये कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो है, ये तो कोरोना फैलाव सेंटर बने हुए, इतना रश और वही बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, लाइन जिस चीज़ से बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। जी जी। और फिर वो कोरोना जो है वो जुम्मे और इतवार को जो है ना वो आ जाता है, छुट्टी पर होता है। हाँ, छुट्टी पर चला जाता है। यानी अजीब तमाशा है। और साहब वो फलाने टाइम से फलाने टाइम तक जो है वो, यानी मेरी तो समझ से बाहर है। ये सारे जो इक़दामात कर रहे हैं ये फैलाने के लिए कर रहे हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से बात आ रही है कि कराची में एहसास महरूमी को ऐसा महसूस होता है कि फिर से जो है इसको किसी सियासी फ़ायदे के लिए फिर से इसको बिल्डअप किया जा रहा है, और जो है ना वो माहौल बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है कि किसी तरीके से यहाँ की फ्रस्ट्रेशन, यहाँ का एहसास महरूमी, यहाँ के नौजवानों को फिर से मायूसी की तरफ धकेलना के साथ जो है वो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोज़गार है, ना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है कि सेहत है, ना और ना ही जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ है। और जो है वो इस वजह से जो है वो एक माहौल फिर वो इस तरह का बनाया जाए कि फिर जो है इससे कोई सियासी फ़ायदा गेन किया जाए। आप बात कर रहे थे यहाँ के बल्दियाती और सिटी गवर्नमेंट के निज़ाम की, तो मैं समझता हूँ कि जो भी कोई कराची के साथ सिंसियर होगा वो फौरी तौर पर कराची के अंदर सिटी गवर्नमेंट के सिस्टम को बहाल भी करेगा, इसके इलेक्शन भी करवाएगा, और इसके नतीजे में यहाँ पर एक ऐसी सिटी गवर्नमेंट जो फिर इस शहर के मामलात को संभाल सके, उसके पास इख्तियारात भी हों, उसके पास मसाइल भी हों। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेयर का जो इलेक्शन है वो भी बराह रास्त आप करा सकते हैं कि बिल्कुल इस शहर कराची के अंदर जो 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट जो भी खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हों, और एक बराह रास्त मेयर के लिए इलेक्शन हो, ठीक है, और वो मेयर मुंतखब हो, वो फिर अपनी कैबिनेट जो है ना। ठीक है। ज़रूर भाई, क़तई कलामी की माज़रत, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो ये जो आइन में जो सुकम मौजूद है इसको दूर कौन करेगा, और लोग ये जानना चाहते हैं, ये उनका सवाल है कि वो स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं जो दावा करते थे कि हम कराची की जमात हैं। ये महज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमत वफाक में जो बनी हो वो कराची बेस्ड हो। बड़ी तादाद में MNA MPs यहाँ से एक जमात से मुंतखब होकर गए और फिर यहाँ से वज़ीर आज़म भी उनका मुंतखब हुआ, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तो लोग ये जानना चाहेंगे और सवाल करने पर मजबूर हैं कि फिर वो स्टेक होल्डर कौन है
जो इसको ऑन करेगा और मसाइल की बात करेगा, क्योंकि ऐवान के अंदर तो कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दी कि जिसमें यहाँ के सतही मसाइल के हवाले से या किसी भी मसले के हवाले से आवाज़ उठाई गई हो। फरमाइए। देखिए, मैं तो बल्कि यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये जो वफाक और सूबे की जो लड़ाई है, यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो तो इस शहर कराची का हो रहा है। और यानी इस शहर कराची को तख्ता मश्क बनाया हुआ है और यहाँ के लोगों के ऊपर खिंचातानी हो रही है जी। मसले हल होने के बजाय बढ़ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है जी। और उसका जो हल है उसकी तरफ जो है वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही उसमें जो है वो कोई ना कोई जो है वो जवाब बना दिया जाता है जी। अच्छा, और जो इख्तिदार में इस वक्त जो पार्टियां हैं ना, वो यहाँ पर कोई बल्दियाती इलेक्शन और कोई इस तरह का सिलसिला चाहती नहीं है। बिल्कुल, वो इस तरह का कोई सिस्टम चाहती भी नहीं है, इसलिए कि सारे के सारे वसाइल जो है वो अपने कारकुनों के जरिए से, अपने यानी उसके ज़रिए से। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी तो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी आज तैनात कर दिए हैं, उनके भी नाम आ गए हैं। वो सारे के सारे जो है वो पॉलिटिकल यानी ओहदेदार हैं कि कोई अगर ईस्ट का सदर है तो वो ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो है वो चेयरमैन हो गया। तो ये जो है ये तो सरकारी वसाइल को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करने के हवाले से ये चीज़ की जा रही है। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि दूसरी तरफ जो वफाक को जो 14 सीटें जी एनए की दी हैं और मेरे ख्याल में 27-28 सीटें जो है वो सूबाई की हैं, लेकिन वो खुद मायूस हैं अपने यानी पार्टी से इस हवाले से कि भाई हमारे जो है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, हम जो कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। नतीजा ये है कि वो ये जो कराची है जिसने यानी आप देखें कि एक बहुत बड़ी तब्दीली के अंदर इनका बहुत बड़ा इन्होंने साथ दिया था और उसी के नतीजे में खान साहब की गवर्नमेंट बनी है और खान साहब को तो पूरी तवज्जो यहाँ पर देनी चाहिए। लेकिन यह है कि बयान तो देते हैं वो जी, कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अमल जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए कि ये बयानात की सियासत और कब तक चलेगी? क्योंकि चाहे कोई भी हो, चलें आप तो हुकूमत से बाहर हैं, आप बयानात के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अपोजिशन है उसका भी बड़ा अहम रोल होता है, वो भी मुंतखब होकर ऐवानों तक पहुँचे हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि सब इस वक्त शायद इस मूड में नहीं है कि अवामी जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात करें या हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं। ये कैसे मुमकिन होगा? और मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या सोच रहे हैं कि अगर हुकूमत में होते और अपोजिशन में ही होते इस वक्त, तो क्या कुछ किया जा सकता था, क्या आईनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर जब भी हुकूमत पे दबाव की बात आती है तो उसको ऐसे लिया जाता है कि शायद हुकूमत को गिरा देने की बात हो रही है या महज सिर्फ यही अपोजिशन का काम है। तासुर ये दिया जा रहा है, फरमाइए। देखें यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँ कि यहाँ पर भूख व अफलास है, आफात है, बीमारी है, ऐसा ही हर एक तरफ शहर में आहो बका जारी है। सच जो हम बोलें तो वो जुल्म है, गद्दारी है। ऐसा ही अब ये फितना तुम्हें पैदा नहीं करने देंगे, अब इस कौम को रुस्वा तुम्हें करने नहीं देंगे। यासिर भाई, इसमें सबसे पहले तो ये अब तमाम लोग ये समझ लें कि जितना इस शहर के साथ एक्सपेरिमेंट करना था ना वो कर लिया, वो हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है। मुस्तफा भाई की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद पाक सरजमीन पार्टी, उसके जिम्मेदारान, कारकुनान और तमाम अवाम जो हमारे नजरिए से मुत्तफिक है वो इंशाल्लाह सड़कों पर होगी। ठीक है। अब मामलात इस हद तक पहुंच गए हैं कि दिस इज अ हाई टाइम, डू एंड डाई सिचुएशन है। हम सड़कों पर आके इन मामलात को अब हल करवाएंगे। एहतजाज करना हमारा जायज हक है, हम करेंगे। हमारी पार्टी ने उसकी पूरी हिकमत अमली दी है। ठीक है। और सड़क पे इन मामलात को अब हल कराएंगे। हम इस शहर को इस तरह, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसको कुछ लोग, स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग इसको ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लावारिस शहर है। ये लावारिस नहीं है शहर, इसके वारिस हम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमसे ये काम लिया। ये शहर जब बना था तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हाथ से बना था। इस शहर में जब तरक्की हुई 300 अरब रुपए उस शख्स ने अपने हाथ से खर्च करे। डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के पैसे थे, लेकिन हर एक के पास वो पैसे आते हैं ना, लेकिन उसका जायज इस्तेमाल उस शख्स ने किया और इस शहर को दुनिया के 10 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार करा दिया। आज 10,242 अरब रुपए सिंध हुकूमत 13 सालों में खर्च कर चुकी है। एंड विद इन 13 ईयर्स ऑफ टाइम सिंध इस दुनिया में इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में शामिल हो गई है। आज 13 सालों में एक कतरा पानी इस शहर में नहीं बढ़ा, इस सूबे में नहीं बढ़ा।
आज 13 साल बाद भी इस शहर में एक इजाफी बस नहीं आई। इनके वजीर ट्रांसपोर्ट सिर्फ डेट्स पे डेट्स ही देते गए। कतई कलामी की माजरत, एक चीज़ को और शामिल कर लीजिए। इस चीज़ की वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि आपने कहा कि लोग हमारे साथ होंगे। ख्याल ये होता है कि एक और भी यहाँ पे सियासी जमात है, एक बड़ी सियासी ताकत है जमात इस्लामी, वो भी लोगों को मोबिलाइज कर रही है, उन मसाइल के हवाले से बात कर रही है जो अब आवाम के मसाइल हैं, बिजली के और पानी के मसाइल हैं। लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एहतजाजों से मामला हल नहीं होंगे तो फिर दूसरा रास्ता क्या इख्तियार किया जाएगा, ये मैं समझना चाहूँगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम इस वक्त डेफिनेटली हम इलेक्टेड नहीं हैं। हमें तो एक द ओनली पॉइंट वी हैव राइट नाउ इज एहतजाज। हम जिस चीज़ पर अपनी बात मनवाएंगे वो ये कि हम एहतजाज की नौयत बदलते जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात लोगों को पूल करके एक रैली से, एक जलसे से, उसके बाद हमें अगर कहीं पर धरने भी देने पड़े, और मुस्तफा भाई ने तो कैटेगोरिकली इस चीज़ को क्लियर कह दिया कि अगर हमें अब अपने हुकूक हासिल करने के लिए जान भी देनी पड़ी हम दे देंगे। लेकिन हम मुतामिल हो सकते हैं, भींगे डॉक्टर आपसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा, क्योंकि इस वक्त तो देखें यासिर भाई, मसला ये है ना कि ये आप जो कह रहे हैं कोरोना हमें शायद ग्रेजुअली मार दे, लेकिन सिंध हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियां हमें डेफिनेटली मार देगी। अब ये शहर मुतहम्मिल नहीं है इन फैसलों का जिन फैसलों से ये इस शहर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों है इनके दिल में इस चीज का खौफ कि ये बल्दियाती इलेक्शन आज नहीं करा रहे? हमने तो एक दो पॉइंटर मैं बात हर जगह पर करता हूं कि आप जिस वक्त एनएफसी अवार्ड को अनाउंस करते हैं उसके पैरेलल सूबा पीएफसी अवार्ड अनाउंस करे, ये कोई बहुत बड़ा मुतालबा तो नहीं है। जब आर्टिकल 140 की हम बात करते हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस आप जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी बनी हुई है, भाई जनरल इलेक्शन भी तो आप कराते हैं ना, इसलिए क्योंकि वहां पर आपको खुद पहुंचना होता है। जब थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट का मामला है तो आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। तो देखेंगे डू एंड डाई सिचुएशन है। कराची के लोगों को भी ये समझना होगा कि इस वक्त हमें कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट से हमें खतरा है। और ये चंद लोग हैं, ये चंद लोगों का टोला है जिन्होंने इस पूरे सूबे को हाईजैक किया हुआ है, जिसने इस सूबे को अपनी जाती अमाजगा बना लिया, जिसने इस चीज को एक खाने कमाने का धंधा बना लिया और नॉन इलेक्टेड लोगों को लगा के, अपनी मर्जी के लोगों लगा के। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? क्या ये प्री इलेक्शन रिगिंग नहीं है कि आप अपनी मर्जी के सियासी कारकुनों से वो तमाम फंड्स खर्च करवाएंगे? हाउ कम इट इज पॉसिबल आप ये करा सकते हैं जबकि वो बंदा इलेक्टेड भी नहीं है? तो ये तो देखे ना कि ये इलेक्शन से पहले ही कब्जे की कैफियत बना रहे हैं। इनको पता है कि इनके अब जाने का वक्त है और ये इस शहर पर काबिज हो रहे हैं और ये इनकी ये जहन है कि इस शहर के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये इनकी भूल है, इनकी खाम ख्याली है। मुस्तफा भाई तब भी शहर के लिए खड़े थे और अब भी खड़े हैं। जब इस रॉ के तसल्लुत से नहीं डरे तो इनको ये सोचना चाहिए कि दे आर नोबडी, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जब उस वक्त जिस वक्त इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, जब उस वक्त सच बोलने से नहीं डरे तो ये क्या बेचते हैं? इनको इंशाल्लाह खा जाएंगे। मैं इसमें ये बात कर रहा था कि आप जो सवाल कर रहे हैं ना बार बार जी कि यानी यहाँ की जो सूरत हाल है कि एहतजाज के नतीजे में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो मसले का हल क्या है जी। और देखिए मैं इसमें यही बात करूँगा कि हाफिज नईम रहमान है, जमात इस्लामी है, यही मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और सो एंड सो जो भी कोई एहतजाज कर रहे हैं, इस शहर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। मैं इसका एक सलूशन देना चाहता हूँ। ज़रूर दीजिए। मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई जैसे हाफिज नईम रहमान साहब हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो है वो कराची जब भी आकर जो है वो यहाँ पर अदालत लगाते हैं तो वो ये तो माजरत के साथ, मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो ये तो कहते हैं कि इस बिल्डिंग को गिरा दो, इस जो है अपार्टमेंट को तोड़ दो, इस जगह को साफ कर दो। उसके नतीजे में एक तासुर उनके हवाले से भी दूसरा जा रहा है। भाई वो भी कराची से बिलोंग करते हैं, यहाँ की आबादियों को, यहाँ के सारे मामलात को जानते हैं। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सिटी गवर्नमेंट के अख्तियारात इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट को दिए जाएं। भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि वो जो पिछले मेयर थे MQM पाकिस्तान के, उन्होंने ऑलरेडी केस दायर कर रखा है और शायद यही वजह बनती थी जब उनसे सवाल किया जाता था किसी भी मामले पर, किसी भी मौजू पर, तो जवाब ये होता था कि हमने तो पहले ही केस दायर कर रखा, आप उसका फैसला करवा दें, आज इस चीज़ का तयन हो जाए। फरमाइए। मैं तो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए इस शहर कराची के लिए अगर आप वाक़तन कुछ करना चाहते हैं तो सर्कुलर ट्रेन के हवाले से आपकी काविशें अपनी जगह, ये जो आप जो इंक्रोचमेंट वगैरह के हवाले से यहाँ आकर जो फैसले, तो उससे एक तासुर दूसरा जा रहा है। आप पॉजिटिव अगर कोई काम करना चाहते हैं तो ये करें कि इस तरह की जो भी कोई पिटिशन आए कराची की यानी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, यहाँ पर मेयर को
बनाने के हवाले से, इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट को बनाने के हवाले से, उस पर एक आप पॉजिटिव फैसला दें, ठीक है, और उसके नतीजे में ताकि यहाँ पर उस पर इम्प्लीमेंट कराएं, ताकि यहाँ पर इलेक्शन हो, और उस इलेक्शन के नतीजे में एक यहाँ की जो है वो ऐसी गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आए कि जिसके पास इख्तियारात हों, जिसके पास वसाइल हों, जिसको आप यानी अदलिया की, इस्टेब्लिशमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, सबकी सपोर्ट हो, और उसकी बुनियाद पर वो इस शहर कराची को जो जो बेशुमार जो है वो मुल्कों से बड़ा शहर है, बिल्कुल ठीक है, और जो है ना उसको बिल्कुल लावारिस की जो एक कैफियत जो बना दी गई है, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है कि बिल्कुल ये उसका हाँ उसका मुतबादिल हल सिर्फ और सिर्फ यही है। और इस हवाले से इसके ऊपर बैठकर मशावरत करके यहाँ के स्टेक होल्डर्स को एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेते हुए जो है खुद नोटिस लें, नहीं तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर वो एक्शन लें, और यहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शन कराएं ताकि यहाँ पर ठीक है मसाइल हल हो सके। ठीक है सफ़न, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एक दो बड़े मसले रहे हैं ओवर द ईयर्स। एक तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर रही है, और फिर यहाँ पे कुछ सेक्टेरियन इश्यूज़ थे और बहुत सारे दीगर मसाइल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ओनरशिप नहीं आएगी, साइंस ये कहती है, मैं टेक्निकली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ कि साइंस ये कहती है कि जो शख्स जहाँ का रहने वाला है वो अपने मसाइल से इलाके के ज़्यादा वाकिफ़ होगा और उनको हल करने की ज़्यादा अहलियत रखेगा, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से वाकिफ़ होगा। अब जब ये बात की जाती है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि जी आप कराची की अलग बात करते हैं, सिंध की अलग बात करते हैं, और फिर उसके ऊपर सियासत की जाती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका फ़ायदा उठाया। आपकी पार्टी क्या राय रखती है कि आप समझते हैं कि जो शख्स यहाँ का रहने वाला है, मुकामी है, इख्तियारात अगर उसके पास होंगे, पुलिसिंग का निज़ाम अगर उसके मातहत होगा तो मसाइल हल होंगे? आपकी क्या राय है? क्योंकि पूछने का मकसद ये है क्योंकि अभी तक इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की या सूबे की बात होती है तो उसके ऊपर एक बिल्कुल मुख्तलिफ राय पाक सरज़मीन पार्टी की, मुस्तफ़ा कमाल साहब की। इसके बारे में क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा भाई हमेशा एक चीज़ बहुत क्लियर बताते हैं कि मसला जो है वो इख्तियार का नहीं है, किरदार का है। ठीक है ना, जब बाकिरदार लोग इलेक्ट होंगे ना तो इन्हीं इख्तियारात के साथ वो बहुत सारे काम करेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम ये कि चीज़ों को, हम नहीं कह रहे नई चीज़ें बना लेंगे, वो इन चीज़ों को मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं, इतने फंड्स तो इनके पास आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए हमारा यासर भाई मानना ये है कि सूबा इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, बा इख्तियार होना इज द सोल्यूशन। आपने अगर एक चले मान भी लें, एक वक्त फिल वक्त मान भी लें, अगर ये जो हमारे भाई कुछ कहते हैं डिफरेंट जमातों के कि सूबा बनाएंगे, अच्छा वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं कि जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकली सेल बहुत इजीली होती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस बात को लेकर जाती है अंदरूनी सिंध और वो कहती है कि भाई अगर देखो हमें नहीं लेकर आए तो ये तो सूबा बना देंगे, सिंध को तोड़ देंगे, और यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हमें लाओगे तो हम सूबा बना देंगे, तो ये कराची में ये इसको सेल करते हैं। अच्छा, करना इनको भी कुछ नहीं है, करना इनको भी कुछ नहीं है, सारा बातों का टूर्नामेंट चल रहा है खाली। इस बातों के टूर्नामेंट में ये अपनी सीटें लेके एक तरफ हो जाते हैं, दूसरे वो अपनी सीटें लेके एक तरफ, और सिंध को अगले 5 साल के लूटते खसूटते रहते हैं। तो हम इस बात से बिल्कुल भी हम एग्री नहीं करते कि सूबा इज द सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हम ये समझते हैं कि बा इख्तियार लोकल गवर्नमेंट, जब आप ऑटोमेटिकली थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को बाइख्तियार कर देंगे ना, जब आर्टिकल 140A में आप स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या इख्तियारात हैं, आप तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे आपके जितने भी इदारे हैं, आपका पानी का मसला है, आपके कचरे का मसला है, आपका सीवरेज का मसला है, वो तमाम चीजें आप उसमें मेंशन करें आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका काउंसलर एम्पावर हो जाएगा। जब एम्पावर्ड काउंसलर होगा तो उसको अपने इलाके के तमाम मसाइल पता है, उसको पता है स्कूल में क्या इशू है, कॉलेज में क्या इशू है, डिस्पेंसरी में क्या इशू है, नाला कहाँ पर बह रहा है, पानी का मुझे कहाँ सेटिंग करनी है। लेकिन जब वो बाइख्तियार होगा, उसके पास इतनी हैसियत, ताकत, वक़्त होगी कि वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होगा, तो डेफिनेटली इट वुड क्रिएट अ इम्पैक्ट। सूबा वुड नेवर क्रिएट अ इम्पैक्ट, एक बाइख्तियार गवर्नमेंट वुड क्रिएट अ इम्पैक्ट। अब मसला ये है कि हम जो काम कर नहीं सकते उस पर हम एक तबसरे करते हैं, और तबसरे करके एक इश्तियाल अंगेजी करते हैं, और इश्तियाल अंगेजी करके अपनी सियासत को चमकाते हैं। तो हम देखेंगे, ये समझते हैं, मुस्तफा भाई ने बहुत कैटेगोरिकली कहा, जो इस तरह के भी नारे लेते हैं कि सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, एक बड़ा हम सुनते हैं। तो इसके मैं एक मिनट में सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम दुनियावी एतबार से इस बात को समझ लेते हैं कि एक हो जाए। तो भैया जब हम एक हो जाएंगे, जब मुहाजिर सारे एक हो गए, सो कॉल्ड एक मंतक बनाते हैं कि चलो हो गए सारे मुहाजिर एक, तो क्या सारे पंजाबी एक नहीं होंगे? क्या सारे पठान एक नहीं होंगे? क्या सारे सराइकी एक नहीं होंगे? और फिर क्या होगा? फिर वही मोर्चेबंदी होगी
एक तरफ से वो उसको मारेगा, वो दूसरी तरफ से इसको मारेगा। तो पहले तो हम इसको दुनियावी एतबार से समझ लें कि ये करने से हम वापस से मोर्चे बनाएंगे, शहर का अमन व अमान खराब करेंगे और शहर में इसी तरह कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म करेंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हम दीनी पॉइंट की तरफ इसको समझते हैं कि ये काम सबसे पहले खिलाफ शरीयत मोहम्मदी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको कोट कर रहा हूँ, सही बुखारी की हदीस है कि जिस शख्स ने, मफहूम बयान कर रहा हूँ, जिस शख्स ने अज़बियत का नारा लगाया और उस नारे के तले, उस अज़बियत के झंडे तले लोगों को जमा किया और वो उसी हालत में इस दुनिया से गुजर गया, तो वो खसारे में मरा। तो अब देखें, हम अज़बियत के नाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नहीं तोड़ सकते। ये खिलाफ शरीयत काम है, अल्लाह ताला के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नापसंदीदा अमाल में से ये एक है। मतलब लोगों को ये समझना होगा कि आप जुड़े, आप एक हो, वहां एक हो जहां पर सारे पंजाबी भी हैं, जहां पर सारे पख्तून भी हैं, जहां पर सारे सिंधी भी हैं, और वो पाक से जमीन पार्टी का एक गुलदस्ता है जहां पर हमारे पास हर कौमियत का जिम्मेदार भी है, नेशनल काउंसिल का मेंबर भी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग भी हैं, खुद मुस्तफा भाई विद अ वेरी ओपन हार्टेड सबको वेलकम करते हैं। ये तो दावा डॉक्टर सफान सभी जमातें कर रही हैं, जिस भी जमात के पास जाएं उनके पास यही कहने को कुछ है, और ऐसा नजर भी बज़ाहिर नजर आता है अपेरेंटली कि उनके पास हर कौम से, हर एक समझ लें कि मसलक से, हर जगह से एक ना एक शख्स वहाँ पर उनके पास नुमाइंदगी मौजूद है। तो ये दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन मसाइल हल क्यों नहीं हो रहा है? उसके बावजूद भी अगर सिचुएशन वही है तो फिर क्या मसला ये है यासिर भाई कि ये कॉलो फेल का तजाद है, ये कॉलो फेल का तजाद है। ये हमारे सामने बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनके अमाल देखेंगे ना, तो ये इनके पास इलेक्शन जीतने का सिर्फ एक ही आसर, जब इलेक्शन करीब आएगा एमक्यूएम का नारा शुरू हो जाएगा, सुबह कराची में रहना है तो सुबह जरूरी है, और सिंध में रहना है तो सुबह जरूरी है, और वो वहां जाके यही नारा लगा देंगे भाई अगर सिंध को बचाना है तो पीपल्स पार्टी को लाना है। हालांकि इन दोनों ने लुट मचानी है यहाँ पर। तो मैं इसको अगर इसको एक शेर में अगर आप इजाजत में समेटूं कि रास्ता कोई बचा ही नहीं है निजात का, मुस्तफा कमाल ने हल दिया है हमें मुश्किलात का। रास्ता कोई बचा ही नहीं है निजात का, मुस्तफा कमाल ने हल दिया है हमें मुश्किलात का। हम बन गए हैं लश्करे महमूद गजनवी, यहाँ हर एक कदम पे बुत है सोमनाथ का। तो ये सारे सोमनाथ के बुत इंशाल्लाह ताला एक एक करके गिराएंगे और कराची में हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे। आखिरी जुमला सफर। देखिए, मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि ये एक पुराना जो अंग्रेज फार्मूला छोड़कर गया ना, डिवाइड एंड रूल का, यहाँ के अवाम बड़े मासूम हैं। उनको तो इस डिवाइड एंड रूल के तहत तकसीम करके, कहीं तासुब पे, कहीं लिसानियत के ऊपर, कहीं फ़िरक़ेवादियत के ऊपर तकसीम करके लड़वा के अपनी सियासत चमकाई जाती है हर इलेक्शन में, और उससे पहले यही होता है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि यहाँ का असल मसला करप्शन, मिसमैनेजमेंट, नाअहली है, और इसमें ये मुकाबला जारी है। इसका जो है वो एक दौड़ जारी है कि करप्ट भी हैं और नाअहल भी हैं। और आप देखें कि मैं अभी बाई बस जो है और बाई रोड जो है, वो जब यहाँ मैं आया हूँ तो पंजाब से जैसे ही सिंध में दाखिल हुआ तो वहाँ घोटकी से ही, पन्नो आकिल से ही जो है वो रोड चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया। तो यानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है वो कराची के साथ तो जो है वो बिल्कुल कराची को तो खंडर बना दिया और लाड़काना को पेरिस बना दिया है, या जो है सखर के अंदर कोई बहुत बड़े इन्होंने जो है ना वहाँ पर जो है किरदार अदा कर दिया है। तो इस मामले में तो ये सारे के सारे जो बरसर इक़्तिदार हैं, मैं इनसे कहता हूँ पूरे इंसाफ के साथ लूटा गया है। तो बस सबके साथ इंसाफ किया है। ये कहीं भी कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं है। 3 साल गुजर गए, अब जो है वो आगे इलेक्शन आने वाला है, तो फिर इन्होंने डिवाइड एंड रूल जो है ना, वही बिल्कुल ये बात सही है कि वो एक तकसीम जो है ना, लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम करो, और कोई भाई नहीं कि उसकी बुनियाद पे फसाद करा दिया जाए, उसकी बुनियाद पे लड़ा दिया जाए, और उसके बुनियाद पे फिर वोट लेकर और सीटें लेकर और फिर उसके बाद गायब हो जाए, और अवाम वैसे ही फिर वो करती रहे। अवाम को भी ये सोचना होगा। सबसे जरूरी बात क्या, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अवाम को भी अब ये सोचना होगा कि हमें इस तरह के जज्बाती नारों पर और इस तरह के जो है मामलात के ऊपर नहीं जाना। हमने मेरिट के ऊपर वोट देना है। जो लोग आज आपके लिए बात कर रहे हैं, जो आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज आपके लिए रोड के ऊपर आ रहे हैं और आपके मसाइल के हल करना चाहते हैं और दयानतदार हैं और अहल हैं, बासलाहियत हैं, उन लोगों को मुंतखब करें और सिटी गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के हवाले करें। इंशाल्लाह शहर के अंदर पहले भी तब्दीली आई और अब फिर तब्दीली आ सकती है। यही रास्ता है। बहुत खूब। ज़फ़र खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर सफ़ान फारिक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमसे गुफ्तगू की और मामलात को हल किस तरह किया जाए। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये था, क़तई नज़र इसके कि आपकी सियासी वाबस्तगी भी एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मसाइल को कैसे हल किया जाएगा और उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला जो है तय किया जाएगा। भी कोई इतना मुश्किल काम बन चुका है
कि ये अब गुमान गुजरता है कि शायद ये मसाइल अब हल नहीं हो सकेंगे। शहर कराची क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है हर एतबार से, लेकिन अगर ये बुनियादी मसाइल हल ना हुए तो ये बहुत ज़्यादा आगे इसके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। मुल्क की मईशत के ऊपर सबसे ज़्यादा इसके जो है वो असरात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल अब देखना ये कि इस मामला को कैसे हल किया जाएगा और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा करती है और कैसे कानून के अंदर ये जो सुकम मौजूद है, ख़ास तौर पे कि जो तीसरे दर्जे की हुकूमत है, जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है, इसके अगर इख्तियारात डिफ़ाइन नहीं होंगे, मेयर को क्या काम करना है, अगर उसको नहीं पता होगा तो यकीनन फिर मामला जो है वो मज़ीद पेचीदा होंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से, उसको जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।